कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हूं सुशील बजरंग। आइए हम रोजगार आरएस एकेडमी में हम संस्कृत का ये क्लास देखेंगे। आइए संस्कृत को हम बहुत इजी ही भाषा में और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए जैसे संस्कृत ग्रामर में उठा रहा हूँ, यही पॉइंट हो जाता है। बताइए संस्कृत में उपसर्ग क्या है, संस्कृत में प्रत्यय क्या है, संस्कृत में धातु क्या है। मेरा यही क्वेश्चन हो जाता है तो आप यहीं बस जाते हो। इसको समझते हुए मैं चलूंगा। चले, अगर संस्कृत को हमने तोड़ा, संस्कृत को जब हम तोड़ रहे हैं तो इसमें तीन लोग घुस के बैठे हैं। एक हमारा है इसमें सम, और एक हमारा है क्री, एक हमारा है अक्त। सम धन क्री धन अक्त से मिलकर के हमारा संस्कृत बना है। वैसे अभी मैं आपको संधि विच्छेद पढ़ाऊंगा, वहां पे कैसे जुड़ता है, कैसे अलग होता है, वो चीज वहां पे हम देखेंगे। अभी बस यहाँ पे यही समझिए कि संस्कृत को जब हमने अलग किया तो इसमें तीन लोग बैठे थे, सम धन क्री धन अक्त। अगर मेरा क्वेश्चन ये करे कि संस्कृत में आप बताइए उपसर्ग क्या है, संस्कृत में प्रत्यय क्या है और संस्कृत में धातु क्या है, तो बच्चे लोग बच जाते हैं। आइए मैं इसको निपटारा करता हूँ। ये जो सम होता है इसी को हम बोल देते हैं उपसर्ग है। क्या बोलेंगे? उपसर्ग। और जो क्री है इसको हम धातु बोलते हैं, और जो अक्त होता है इसको हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, चलो। अगर ये क्वेश्चन किया आप बताइए कि संस्कृत में धातु क्या है, तो आप किसको बताएंगे? क्री को बताएंगे। संस्कृत में हमसे प्रत्यय पूछा तो अक्त को बताना, संस्कृत में उपसर्ग पूछा तो सम को हम बता देंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि ये बताओ धातु से पहले क्या लगता है, तो दिख ही रहा है धातु से पहले उपसर्ग लगता है और धातु के बाद में क्या लगता है? प्रत्यय लगता है। ये पॉइंट आप लिख लीजिए। क्वेश्चन बहुत उठाता है कि बताइए धातु से पहले क्या लगता है, तो आप बोल दीजिए धातु के पहले, धातु के पहले उपसर्ग व धातु के बाद प्रत्यय लगता है। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, धातु के पहले क्या लगता है और धातु के बाद में क्या लगता है। अगर संस्कृत शब्द का अर्थ पूछता है, संस्कृत शब्द का अर्थ पूछता है तो आप बता देना शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित भाषा है। ओके, संस्कृत शब्द का अर्थ पूछता है तो आप बताना शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित भाषा है। कहने का मतलब इसमें जो भी चीज बातें हुई है वो शुद्ध रूप से बताया गया है। हम उसको समझते हुए अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको हम मिटकाते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखते हैं कि व्याकरण, व्याकरण यहीं से मेरा स्टार्ट हो जाता है। अगर जैसे हमने संस्कृत को तोड़ा था उसी प्रकार से व्याकरण को जब हम तोड़ते हैं इसमें से निकलेगा वी धन आंग धन क्री धन ल्युट। इनसे मिलकर के हमारा व्याकरण बना है। जैसे अभी हमने संस्कृत में बताया था कि धातु से पहले क्या लगता है और धातु के बाद में क्या लगता है, तो आप यहीं पकड़ लीजिए ये हमारा धातु है। अगर क्वेश्चन किया कि व्याकरण में धातु क्या है तो आप बता देना क्री है, और क्री से पहले क्या लगता है अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा था वो उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें उपसर्ग कौन निकला, आप बता देना वी और आंग। वी आंग इसमें उपसर्ग है, और धातु के बाद जो शब्द है ल्युट, इसको हम क्या बोलेंगे? ये प्रत्यय कहलाएगा। ओके, जैसे हमने संस्कृत में पढ़ा उसी तरह से इसमें भी है। तो व्याकरण को जब हमने तोड़ा वी धन आंग धन क्री धन ल्युट से मिलकर के बना है व्याकरण, और क्री से पहले कौन है? उपसर्ग है जो वी और आंग है, और धातु के बाद में क्या है? प्रत्यय। ये भी एक चीज जान लीजिए, ये जो ल्युट है, अगर क्वेश्चन करता है कि ल्युट से बनने वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं, तो आप बता देना नपुंसक होते हैं। तो लिख लो यहीं पे ल्युट से बनने वाले सभी शब्द नपुंसक होते हैं। ठीक, ल्युट से बनने वाले सभी शब्द नपुंसक होते हैं। ठीक है, व्याकरण का परिभाषा ही लिख लो, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते
शब्दा अनेन इति व्याकरणम। इति व्याकरणम। ठीक, हम सबसे आसान भाषा में व्याकरण का परिभाषा पूछता है तो आप बता देना, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। मेरा अगला पॉइंट हो जाता है वेदांग। वेदांग की संख्या कितना होता है, इसको हम आसान भाषा में आगे समझते हैं। ठीक, वेदांग की संख्या कितना है तो आप बताना। वेदांगों की संख्या 6 होती है। पहला है हमारा शिक्षा, दूसरा है हमारा कल्प, तीसरा है हमारा व्याकरण और चौथा हमारा है निरुक्त। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांगों की संख्या पूछता है तो आप बताना शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक, अगर कहा कि पेपर में आप बताइए कि वेदांग है तो इसमें वेदांग अगर मुझे याद रहेगा, कोई छठा सातवां अगर दे दिया तो उसको हम क्या कहेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, कहेंगे कि हमारा वेदांग नहीं है। जब याद रहेगा तो बड़े आसानी से हम पेपर में भी हल कर सकते हैं क्वेश्चन। और ये उठाता है कि पूछता है कि बताओ भैया जो शिक्षा है, शिक्षा हमारा कहाँ से निकला है तो आप बताना नासिक से निकला है या नासिका कहो। कल्प हमारा हाथ से निकला है और व्याकरण हमारा मुख से निकला है और निरुक्त जो है वो हमारा कान से निकला है। छंद जो है वो हमारा पैर से निकला है और ज्योतिष हमारा जो है वो नेत्र से निकला है। ठीक, यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो छंद है वो 6, व्याकरण कहाँ से निकला है, आप बताएंगे व्याकरण हमारा मुख से निकला है। और शिक्षा पूछता है तो आप नासिका से बताना, कल्प जो है वो हाथ से निकला है। ठीक, छंद पैर से निकला है, ज्योतिष हमारा नेत्र से निकला है। ठीक, अब पढ़ना हमें क्या है, यही व्याकरण पढ़ना है। बाकी हमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष किसी को भी नहीं पढ़ना होता है। व्याकरण संस्कृत में अगर कुछ पढ़ते हैं तो हम सिर्फ व्याकरण को ही पढ़ते हैं। आइए हम व्याकरण के अंदर अब घुसते हैं। इसके अंदर क्या क्या मटेरियल रखे गए इसको हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। संस्कृत में यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, कहाँ से उठेगा, जब संस्कृत में पूछेगा त्रिमुनि कौन है। व्याकरण स्टार्ट किए हैं तो व्याकरण पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका ढांचा पढ़ते हैं कि कौन कैसे आया, क्या किया, तो क्या योगदान किसका है, वो चीज हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे। जैसे क्वेश्चन करता है कि संस्कृत में त्रिमुनि कौन है, संस्कृत में त्रिमुनि, त्रिमुनि नाम से ही क्लियर है कि 3 लोग हैं। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। अगर 3 लोगों की बात करता है तो वो कौन कौन है, एक है हमारे पाणिनि महोदय, दूसरे हैं हमारे कात्यायन और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे पतंजलि। ये 3 बंदे ऐसे लोग हैं जो संस्कृत के त्रिमुनि कहे जाते हैं। अगर कहा जाए कि संस्कृत के पितामह कौन है तो आप बताएंगे पाणिनि को। किसको बताएंगे, पाणिनि को, क्योंकि पाणिनि के ही ये दोनों चेले हैं, यही दोनों उनके शिष्य हैं। क्या हुआ कि पाणिनि ने, भाई जाहिर सी बात है जो गुरु होता है वो अपने बच्चे को सिखाता है। अब चलो ठीक है, कात्यायन और पतंजलि को सिखा दिया। जब इन्होंने संस्कृत ग्रामर या A to Z जो भी कुछ रचा, जो भी कुछ इन्होंने दिया, उसमें जो कुछ रह गया था वो कात्यायन और पतंजलि ने उसको पूरा किया था। ठीक है, इसी वजह से संस्कृत में त्रिमुनि पूछता है तो हम 3 लोग को बताएंगे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को बताएंगे। कहा जाता है कि पाणिनि क्या किए हैं भैया, कहते हैं भैया ये सूत्रकार हैं। क्या है, ये सूत्रकार हैं। और कात्यायन क्या है, वार्तिककार है, वार्तिककार हैं। और पतंजलि जो है ये भाष्यकार हैं। ठीक, पूछा जाता है कि सूत्रकार कौन है तो आप पाणिनि को बताना, वार्तिककार कौन है तो कात्यायन को बताना, और अगर भाष्यकार पूछता है तो हम पतंजलि को बताएंगे। संस्कृत के हमारे 3 मुनि यही लोग कहे जाते हैं। एक लोग और आ जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा में हम समझते हैं क्योंकि दे देता है
कि भट्टोजी दीक्षित वो क्या किए थे, उनको भी लिख लो यहीं पे, भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया था, इनको हम बताएंगे कि वृत्ताकार के थे। किसके थे, वृत्तिकार, वृत्ता नहीं, वृत्तिकार की रचना किए थे। ओके ठीक है, ये हमारे पॉइंट थे। संस्कृत के त्रिमुनि हमारे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को कहा जाता है। पाणिनि जो थे वो सूत्रकार थे, कात्यायन हमारे वार्तिककार हैं और हमारे पतंजलि महोदय भाष्यकार हैं। ओके, इसके आगे हम पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट उठाएंगे पाणिनि से कि पाणिनि का जीवन काल क्या है, इनके माता पिता का क्या नाम है, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर कात्यायन के बारे में समझ लेते हैं, फिर पतंजलि के बारे में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां पे हम सब क्रम से समझाएंगे कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के बारे में। ठीक, वहां से फिर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।